नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग बिहार एसएससी में अब तक पूछे गए सभी प्रश्नों के आधार पर जीके जीएस की सटीक और शानदार स्टडी कर रहे हैं। जो प्रश्न जिस चैप्टर से पूछा गया है उस चैप्टर में जितने भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो सभी प्रश्न आपको बताएंगे। साथ में महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि जो लोग पेड कोर्स नहीं ले पाते हैं वो यहाँ पर फ्री में बेहतर तैयारी कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं, और जो पीछे का वीडियो नहीं देखें वो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लें। पहला क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है। तो ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा अभिनव तारा कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर जितने भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो सभी प्रश्न देखेंगे, और जितने भी हम क्वेश्चन करवाएंगे सब में क्या है कि उस चैप्टर से जितने भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सब प्रश्न बताएंगे। साथ में क्या है कि जो कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है वो सब क्वेश्चन को एक साथ देखेंगे, यानी कि उस टाइप के जो प्रश्न पूछा जाता है और उसमें कन्फ्यूजन होता है वो सब भी प्रश्न एक साथ देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा कौन सा है। तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है वो सूर्य है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा सूर्य है, क्योंकि सूर्य भी एक तारा है। ठीक है, और सूर्य के बाद जो है वो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है वो है प्रोक्सिमा सेंटूरी। ठीक है, ये ध्यान रखना है, प्रोक्सिमा सेंटूरी जो है वो सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट का तारा है। यानी ये कह सकते हैं कि पृथ्वी के जो दूसरा सबसे निकट का तारा है वो है प्रोक्सिमा सेंटूरी। ठीक है, अच्छा, तारों का टिमटिमाना ये किसके कारण होता है। तो तारों का टिमटिमाना ये होता है अपवर्तन के कारण। इसे याद ऐसे रखना है, देखिए तारों का टिमटिमाना यानी कि अप डाउन अपवर्तन के कारण, अप डाउन अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, अब यहाँ आया ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, तो वो है हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो पहला कथन है क्या, आग्नेय चट्टान लावा के जमने से बना है, तो ये सही है। और दूसरा है कि जीवाश्म की प्राप्ति आग्नेय चट्टान से होती है, ये गलत है, क्योंकि जीवाश्म की प्राप्ति जो है ना सबसे अधिक जो जीवाश्म पाया जाता है वो अवसादी चट्टान में पाया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, अवसादी चट्टान में जीवाश्म पाया जाता है। तो ये क्या है, लिखा है यहाँ कि आग्नेय चट्टान से होती है, तो ये गलत है, ये असत्य पूछा है, तो इसका आंसर यही हो जाता है। ठीक है, और आगे है कि जीवाश्म की प्राप्ति जो है परतदार अवसादी चट्टान से होती है, ये सही है ना, ये अवसादी चट्टान से ही जीवाश्म की प्राप्ति होती है। अच्छा, चट्टान कितने प्रकार के होते हैं, तो चट्टान 3 प्रकार का होता है, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायंत्रित चट्टान। एक क्वेश्चन जो कि रिपीट होता है बार बार कि संगमरमर किस प्रकार की चट्टान है, यानी कौन सी चट्टान है। तो संगमरमर एक कायंत्रित चट्टान है, और किसका कायंत्रित चट्टान है, यानी कि किसका रूपांतरित चट्टान है ये, तो चूना पत्थर का कायंत्रित चट्टान है संगमरमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। तो पृथ्वी की बहन कहा जाता है किसे, शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। ठीक है, अब शुक्र को और क्वेश्चन शुक्र से और पूछा जाता है, ठीक नहीं, जैसे कि सांझ का तारा किसे कहा जाता है, तो शुक्र को। भोर का तारा किसे कहा जाता है, शुक्र को कहा जाता है। सबसे गर्म ग्रह किसे कौन सा है, तो वो शुक्र है। और सबसे चमकीला तारा कौन सा है, तो वो भी शुक्र है। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें शुक्र से याद रखना है। और पृथ्वी की जुड़वा ग्रह अगर पूछे तो वो भी शुक्र ही है। ठीक है, तो इतने सारे क्वेश्चन जो है शुक्र ग्रह से पूछा जाता है। अच्छा, पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह क्या है कि बहुत दिनों तक शुक्र को माना गया है। ठीक है, लेकिन हाल ही की रिपोर्ट में ये पाया गया है कि पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह है वो बुध है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह बुध है। ठीक है, अच्छा, लाल ग्रह किसे कहा जाता है, तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नक्शे और ग्लोब पर अंतर विभाजक लाइनें कौन सी है। तो नक्शे और ग्लोब पर अंतर विभाजक लाइनें कौन सी है, तो ये ऑप्शन दिया है अक्षांश, लंबाई और भौगोलिक ग्रिड। तो इनमें से कोई नहीं है ना, इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो है पृथ्वी की जो है क्वेश्चन क्या है कि ग्लोब पर अंतर विभाजक लाइनें, तो अंतर विभाजक लाइनें कौन है, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा क्या करता है, पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में 2 समान रूप से विभाजित करता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, तो भूमध्य रेखा हो जाती है, अंतर विभाजक लाइनें भूमध्य रेखा को कह सकते हैं। ठीक है, और अच्छा, भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है, तो भूमध्य रेखा जो है वो 13 देशों से होकर गुजरती है ना, भूमध्य रेखा 13 देशों से होकर गुजरती है, और कर्क रेखा 17 देशों से होकर गुजरती है, और मकर रेखा कितने देशों से, तो 10 देशों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि पृथ्वी की सतह पर कितना प्रतिशत पानी का आवरण है। तो पृथ्वी की सतह पर पानी कितना प्रतिशत है, तो 71% है ना, 71% पानी है। ठीक है, और यहाँ से कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि पृथ्वी की बात आई है ना, पृथ्वी की सतह पर कितना है। तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, पहला ये है ना, नीला ग्रह किसे कहा जाता है, पृथ्वी को। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है, शुक्र को कहा जाता है। और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, तो वो है चंद्रमा। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि भू प्रपर्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। तो भू प्रपर्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। ठीक है, अब ऑक्सीजन है। और इसी तरह और भी 2-3 क्वेश्चन आता है कि जैसे मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व, तो वो भी है ऑक्सीजन। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व है वो है नाइट्रोजन। और ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है तो वो है हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन हमेशा जब भी पढ़ें तो एक साथ रिवीजन करना है। ठीक है, तो फिर से समझिए एक बार, देखिए जो पृथ्वी के भू प्रपर्टी में है और मानव शरीर में, ये दोनों में सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में होता है ऑक्सीजन। और वायुमंडल में सबसे ज़्यादा होता है नाइट्रोजन। और ब्रह्मांड में पूछें तो वो हाइड्रोजन। नेक्स्ट है कि सितारों का एक समूह को कहा जाता है। तो सितारों के एक समूह को कहा जाता है नक्षत्र कहा जाता है ना, इसका करेक्ट आंसर है नक्षत्र कहा जाता है। ठीक है, और क्षुद्र ग्रह किस 2 ग्रहों के बीच है ना, एक क्वेश्चन आता है कि क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच है। तो मंगल और बृहस्पति के बीच है क्षुद्र ग्रह। ठीक है, और आकाशगंगा का आकार कैसा है, यानी कि हमारी जो आकाशगंगा है उसका आकार कैसा है, तो वो सर्पिल है, सर्पिल आकार का है आकाशगंगा ये। नेक्स्ट है कि हेली धूमकेतु डेढ़ वर्षों के अंतराल पर दिखाई देता है। तो हेली धूमकेतु जो है ये 76 वर्षों के अंतराल पर ये दिखाई देता है। अच्छा, ये आखिरी बार जो है हेली धूमकेतु ये कब दिखाई दिया था, तो 1986 में दिखाई दिया था। ठीक है, और अगली बार ये कब दिखाई देगा, तो 2062 में दिखाई देगा। तो ये चीज़ें याद रखना है, यानी आखिरी बार ये धूमकेतु जो है ये 1986 में दिखाई दिया था। 1986 में जब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था 1986 में ही। और अगली बार जो कब दिखाई देगा, तो 2062 में दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में अधिकतम वर्षा का स्थान कहाँ है। तो विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ, अपने देश भारत में ही होता है। कहाँ, तो वो होता है मासिनराम, मेघालय में होता है ना। इसका करेक्ट आंसर है मासिनराम, मेघालय के मासिनराम में सबसे अधिक वर्षा होती है। अच्छा, विश्व में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, तो वो होता है आटाकामा रेगिस्तान है चिली में, है ना। चिली के आटाकामा में सबसे कम वर्षा होती है। अच्छा, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, तो लेह में होती है। और भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समदाब रेखाएं निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करती है। तो समदाब रेखाएं ये समान दाब यानी कि वायुमंडलीय दबाव को दर्शाता है, वो समदाब रेखाएं है ना, जिसे ISO 12 भी कहा जाता है। ठीक है, और इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद भी रखना है, जैसे समान वर्षा दर्शाने वाली रेखा क्या कहलाती है, तो आइसो हाइट कहलाती है। समान वर्षा आइसो हाइट कहलाती है। और समान ऊंचाई वाला जो है वो कंटूर रेखा या समुच्च रेखा कहलाती है। ठीक है, यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होना है कि समान वर्षा जो है ना वो आइसो हाइट कहलाता है। जैसे हाइट मतलब ऊंचाई हो जाता है, तो कभी अगर पूछे कि समान ऊंचाई वाला, तो आइसो हाइट आंसर नहीं होगा। आइसो हाइट होता है समान वर्षा वाला, और समान ऊंचाई वाला कंटूर रेखा या समुच्च रेखा कहलाती है। नेक्स्ट है कि तारों का रंग निर्भर करता है। तो तारों का रंग उसके तापमान पर निर्भर करता है। ठीक है, अच्छा, आकाश में तारा समूह को क्या कहा जाता है, तो नक्षत्र कहा जाता है। और पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा कौन सा है, तो सूर्य है। और पृथ्वी के सबसे नज़दीक का दूसरा तारा है प्रोक्सिमा सेंटूरी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जैव मंडल नहीं है। तो बायोस्फीयर रिजर्व इसमें से कौन सा नहीं है, तो मन्नार की खाड़ी है, और नीलगिरी भी है, और सुंदरबन का डेल्टा जो है ये भी बायोस्फीयर रिजर्व में है। लेकिन ये काजीरंगा जो है ये जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नहीं है। अच्छा, भारत में कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व है, तो भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, 18 है, तब 18 से याद रख लेना है, ये याद भी रहेगा। जैसे कि भारत में जो बायोस्फीयर रिजर्व है 18, पुराणों की संख्या कितनी है, वो भी है 18, और महाभारत में कितने पर्व है, तो वो भी है 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर
या घेरा किस महासागर से संबंधित है? तो जो ये रिंग ऑफ फायर है ये प्रशांत महासागर से संबंधित है। प्रशांत महासागर का उसमें क्या है ना, सबसे ज़्यादा भूकंप और सबसे ज़्यादा जो ज्वालामुखी विस्फोट होता है वो कहाँ होता है? प्रशांत महासागर में ही होता है। और कहाँ? तो वो रिंग ऑफ फायर जो है घेरा, इसी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट होता है। अच्छा, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो ये प्रशांत महासागर ही है। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है प्रशांत महासागर से कि विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो सबसे गहरा गर्त है मरियाना गर्त, जिसे चैलेंजर भी कहा जाता है। ठीक है, मरियाना गर्त। और ये मरियाना गर्त किस महासागर में? तो प्रशांत महासागर में ये। नेक्स्ट है कि वायुमंडल में ट्रोपोस्फेयर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? ठीक है, ट्रोपोस्फेयर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? अब ट्रोपोस्फेयर मतलब क्या होता है? क्षोभ मंडल। तो क्षोभ मंडल के ऊपर कौन सा होता है? समताप मंडल। और समताप मंडल को क्या बोला जाता है? स्ट्रेटोस्फेयर। नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया स्ट्रेटोस्फेयर, यानी कि क्षोभ मंडल के ऊपर होता है क्या? समताप मंडल, है ना। क्षोभ मंडल के ऊपर समताप मंडल, ये है क्षोभ मंडल और ये है समताप मंडल। ठीक है। अच्छा, पृथ्वी के वायुमंडल में कितने परतें होते हैं? तो 5 परत होते हैं। कौन कौन सा है? तो सबसे नीचे क्षोभ मंडल, उसके ऊपर है समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल और सबसे ऊपर है वायुमंडल। ठीक है। अच्छा, ओजोन परत जो है किस परत में होती है? किस मंडल में पाया जाता है? तो ओजोन परत है ये समताप मंडल में पाया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और 2-3 क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट यहाँ इस चैप्टर से पूछा जाता है, जैसे कि मौसम की सारी घटनाएं जो है वो किस मंडल में पाया जाता है? क्षोभ मंडल में। क्वेश्चन डायरेक्ट सिंपल ये भी पूछ लिया जाता है कि जो वायुमंडल का है सबसे निचली परत कौन सा है? तो वो क्षोभ मंडल है। अच्छा, वायुयान जो है, ये जो हवाई जहाज़ और सब चलता है, ये किस में? तो ये समताप मंडल में चलता है। और जो रेडियो प्रसारण जो है, रेडियो का जो है संचालन, ये संभव है किस मंडल के कारण? तो आयन मंडल के कारण है। नेक्स्ट है कि निम्नांकित में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा? तो यहाँ इसमें ऑप्शन में से सूर्योदय सबसे पहले ये होता है जापान के टोक्यो में। सबसे पहले सूर्योदय जापान के टोक्यो में होता है। और उगते सूरज का देश किसे कहा जाता है? तो जापान को ही कहा जाता है। और डूबते सूरज का देश नॉर्वे को कहा जाता है। अच्छा, भारत में सबसे पहले सूर्योदय किस राज्य में होता है? तो भारत में सूर्योदय सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में होता है। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये आता है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है किसके कारण? तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण लाल दिखाई देता है। अच्छा, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है। तो लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होने के कारण लाल दिखाई देता है। नेक्स्ट है भू अस्थिर उपग्रह किस दिशा में घूमता है? तो भू अस्थिर उपग्रह ये पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है। भू अस्थिर उपग्रह पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है। ठीक है। अच्छा, पृथ्वी से भू अस्थिर उपग्रहों की ऊंचाई कितनी होती है? ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है कि भू अस्थिर उपग्रहों की ऊंचाई पृथ्वी से कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर होता है। ठीक है, ये याद रखना है ना। 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर भू अस्थिर उपग्रह होती है। अच्छा, भू स्थैतिक उपग्रह का आवर्तकाल कितना है, यानी कि पृथ्वी की परिक्रमा करने में कितना समय लेता है? तो 24 घंटे समय लेता है ना। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य से कितना आगे है? तो भारत का मानक समय जो है ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है। ठीक है। अब यहाँ से 3-4 क्वेश्चन है जो कि अति महत्वपूर्ण एग्जाम में आता है। भारत का मानक समय कितना है? तो भारत का मानक समय है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहा जाता है? तो 180 डिग्री पूर्वी देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। अच्छा, भारत का मानक समय जो है ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये 3 हो गया, यानी कि यूपी, एमपी, सीजी और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानचित्र में समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है? तो समान गहराई वाले जो जोड़ने वाली रेखा है वो कहलाता है आइसोबाथ कहलाता है ना। इसका करेक्ट आंसर है आइसोबाथ। ठीक है। और समान दाब को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? आइसोबार। समान वर्षा वाली आइसोहाइट और समान ऊंचाई वाली कंटूर रेखा या समुच्च रेखा और समान ताप को जोड़ने वाली रेखा को आइसोथर्म कहा जाता है। नेक्स्ट है यह एक ठंडी और शुष्क वायु है। तो इसमें से ठंडी और शुष्क वायु है ये बोरा, है ना। इसका करेक्ट आंसर है बोरा।
ठीक है। अच्छा, हरिकेन क्या है? हरिकेन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, यानी कि उत्तरी अमेरिका और कैरेबियन आइलैंड में आने वाले तूफान को हरिकेन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नदी का एक उथला विस्तार जो पैदल या गाड़ी से पार किया जा सके वो क्या कहलाता है? नदी का एक उथला विस्तार जो पैदल या गाड़ी से पार किया जा सके वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है फ्योर्ड कहलाता है ना। इसका करेक्ट आंसर है फ्योर्ड कहलाता है। नेक्स्ट है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि कब होती है? तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि 22 दिसंबर को होती है। ठीक है। एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि जब भी सबसे लंबी रात्रि होगी तो वहाँ सबसे छोटा दिन होगा। जब भी सबसे लंबा दिन होगा तो वहाँ सबसे छोटी रात होगी। यानी कि अगर पूछा है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि कब होगी तो 22 दिसंबर को, यानी अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होगा तो 22 दिसंबर को ही होगा। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को ही होगा। अब यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर इस टाइप के पूछे जाते हैं, जैसे कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? तो 21 जून को होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन 21 जून को होता है, और 21 जून से लंबा दिन होने के कारण ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इसी तारीख को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब होता है? तो 21 जून को मनाया जाता है। तो 21 जून को क्या हो गया? उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन हुआ, यानी कि सबसे छोटी रात भी 21 जून को ही होगा उत्तरी गोलार्ध में, ये ध्यान रखना है। ठीक है। और एक क्वेश्चन ये आता है कि पृथ्वी पर दिन और रात बराबर कब होता है? ठीक है। तो पृथ्वी पर दिन और रात बराबर कब होता है? एक होता है 21 मार्च को और एक होता है 23 सितंबर को। तो ये दोनों डेट याद रखना है, दिन और रात बराबर होता है 23 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस ग्रह के वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में H2 है। तो प्रचुर मात्रा में H2 जो है वो किस ग्रह के वायुमंडल में है? तो ये है शनि ग्रह के वायुमंडल में है। ठीक है। अब शनि ग्रह से एक क्वेश्चन और याद रखना है कि सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? तो वो शनि ही है। शनि के पास अब कितना है? अब 146 उपग्रह हो गया। ठीक है। सबसे ज़्यादा शनि के पास है, और बृहस्पति के पास 95 उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के सतह का कितना प्रतिशत सागरों से ढका है? तो 70% सागरों से ढका हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह एक गर्म धारा है। तो गर्म धारा यानी कि गर्म जल धारा इसमें से कौन सा है? तो गल्फ स्ट्रीम जो है ये गर्म धारा है। ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये उदाहरण है, आपको याद रखना है, तो वहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। जैसे गल्फ स्ट्रीम क्या है? तो एक गर्म जलधारा है, और ये उत्तरी अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है गल्फ स्ट्रीम। ठीक है। बाकी जो ओयासियो है, हम्बोल्ट है और केंड्रिज है, ये ठंडी जलधारा है। ठीक है। ये याद रखना है। ठंडी जलधारा में कौन कौन सा हो गया? ये हम्बोल्ट, ओयासियो और केंड्रिज और लेब्राडोर की जो धारा है वो भी ठंडी जलधारा है। लेब्राडोर से भी क्वेश्चन आता है ना, यानी कि 4 अभी जो महत्वपूर्ण है ठंडी जलधारा याद रख लेना है। ओयासियो, हम्बोल्ट, केंड्रिज और लेब्राडोर की जलधारा ठंडी जलधारा है। और गर्म जलधारा में याद रख लेना है, एक तो ये गल्फ स्ट्रीम है, ठीक है, और क्यूरोसिबो है और नॉर्वेजियन, ये सब गर्म जलधारा है ना। गर्म जलधारा कौन कौन सा है? गल्फ स्ट्रीम, क्यूरोसिबो, नॉर्वेजियन, ये सब गर्म जलधारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश में सर्वाधिक टाइम जोन है? तो सबसे ज़्यादा टाइम जोन फ्रांस में है। ठीक है। फ्रांस में कितना टाइम जोन है? 12 टाइम जोन है फ्रांस में। अमेरिका में 9 टाइम जोन है, और भारत में मात्र 1 टाइम जोन है। तो ये ध्यान रखना है। अब रही बात यहाँ फ्रांस आई, फ्रांस की राजधानी कहाँ है? तो पेरिस में। और फ्रांस की मुद्रा का नाम क्या है? तो यूरो है। ठीक है। और फ्रांस की राजधानी पेरिस जो है, यहाँ से एक करंट अफेयर में क्वेश्चन याद रखना है कि ओलंपिक जो 2024 कहाँ होगा? तो पेरिस में ही होगा। फ्रांस की राजधानी पेरिस में ही ओलंपिक 2024 का आयोजन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुमात्रा द्वीप इसमें है। तो सुमात्रा द्वीप किस महासागर में है? तो ये है हिंद महासागर में। सुमात्रा द्वीप हिंद महासागर में है। अगर सुंडा द्वीप पूछे तो वो भी हिंद महासागर में है। अच्छा, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो मेडागास्कर है। अच्छा, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो वो ग्रीनलैंड द्वीप है। वो कहाँ है? डेनमार्क में। ठीक है। अच्छा, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? देखिए, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप तो हो गया ग्रीनलैंड, जिस पर डेनमार्क का अधिकार है। और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप पूछे तो वो माजुली द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, सिंपल द्वीप पूछ ले तो ग्रीनलैंड, और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप तो माजुली द्वीप है, जो भारत में ये असम के ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है।
तो ये याद रखना है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से भौतिक भूगोल से अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का पार्ट 3 वीडियो होता है समाप्त। और पिछले वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि अनुच्छेद 157 किससे संबंधित है, तो ये अनुच्छेद 157 राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यता से संबंधित है। और आज का क्वेश्चन है कि प्रतिरोधकता की इकाई क्या है, प्रतिरोधकता की इकाई क्या है। तो इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। और एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि आपकी मुस्कान एक अनमोल खजाना है, इसे छोटी छोटी बातों में खोने ना दें। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।